गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से हाजिर हूं आप सबके बीच में अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर। और आज है 2 अप्रैल। बात करते हुए हम सबसे पहली बात करेंगे अपने डेली के मॉर्निंग थॉट के बारे में। और एक जानकारी और देना है मुझे, बहुत सारे साथियों का ये कहना था कि उनको कंटेंट इंग्लिश में चाहिए। तो आज के वीडियो में मेरी कोशिश है मैं कंटेंट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आई हूँ, तो जिससे कि आपको जो करंट अफेयर का सेशन है वो रोचक लगेगा और जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो डेली का थॉट है वो क्या है देखते हैं। तो प्रत्येक अच्छा कार्य पहले असंभव नजर आता है, परंतु जब आप एकाग्र होकर अपने लक्ष्य के पीछे पड़ जाएं तो रास्ते मिलने लगते हैं। यानी कोई भी अपना लक्ष्य आपने निर्धारित किया है और वो हमें बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम अपने आप को फोकस्ड करते हैं, अपने आदतों में सुधार करते हैं, अपने ऊपर भरोसा करते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो लक्ष्य भी हमें मिल जाता है और रास्ते भी अपने आप मिलने लगते हैं और सफलता एक दिन हमारे सामने आ जाती है। तो इसी विचार के साथ में मैं स्टार्ट करूंगी आज की अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के बारे में, जो हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस बार भी 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाएगा। ठीक है। इसके इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी या इसका थीम क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए, इसकी जो थीम है 2023 की वो है लाइट इट अप ब्लू। इसके साथ में किया गया है जिसके अवसर पर ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, सभी व्यक्ति अपने घरों या जो ऑफिसेज में रोशनी करें, नीले रंग के कपड़े पहने, जिससे कि लोग प्रेरित हों विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस या वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करने के लिए। स्पेशली ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है ये दुनिया भर में जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोग हैं उनके लिए, लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए, उनको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, कौन कौन सी उनके लिए सुविधाएं हैं या कौन कौन से नियम कानून हैं, इन सभी बातों के बारे में बताने के लिए वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करा जाता है 2 अप्रैल को। अगर इसके हिस्ट्री के बाद बारे में बात करें तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी अनाउंसमेंट हुई थी 1 नवंबर 2007 को। और इसके बाद फर्स्ट टाइम इसको मनाया गया था 2 अप्रैल 2008 में, 2 अप्रैल को मनाया गया था। ऑटिज्म के बारे में बात करें तो एक तरीके से एक विकास का विकार है। यानी बच्चा जब 3 साल का होता है तो 3 साल के अंदर ही पता चल जाता है कि उसको ऑटिज्म से संबंधित डिसऑर्डर है। यानी उसका पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाता इस डिसऑर्डर की वजह से। और वो उसका जो सोशल स्किल है, साथ में ही वो बार बार एक ही बिहेवियर को दोहराता रहता है, बोलने में उसको प्रॉब्लम होती है, अपनी बात को अच्छे से कह नहीं पाता है। तो इन सभी स्थितियों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि उस बच्चे को क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ऑटिज्म के बारे में अगर और बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 3 वर्ष तक के बच्चों में सबसे पहले हमें देखने को मिल जाएगा। यानी बच्चा जब 3 साल का होता है तो हमें समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर ऑटिज्म की प्रॉब्लम है या नहीं है। विश्व आत्म केंद्रित संगठन यानी वर्ल्ड ऑटिज्म जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 1998 में लग्जमबर्ग में करी गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर समीरा अल साद हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि कंटेंट को इंग्लिश में भी लाने की कोशिश है मेरी। जिनको कुछ प्रॉब्लम है हिंदी से वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आरबीआई स्थापना दिवस यानी आरबीआई का फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है। 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और आरबीआई से जो क्वेश्चन है एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है ना, उसके काम का, करंट अफेयर से रिलेटेड और जो स्टैटिक की जो नॉलेज है उससे भी रिलेटेड आरबीआई से क्वेश्चन आते हैं। तो 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना करी गई थी। और इसकी जो स्थापना करी गई थी वो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के बाद इसकी स्थापना करी गई थी। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो आरबीआई था वो कहाँ पर सेटअप था इसका, तो कोलकाता में था। और उसके बाद 1937 में इसको मुंबई मूव्ड कर दिया गया, यानी मुंबई में इसका मुख्यालय लेकर आया गया है। ठीक है। और जो सबसे पहले गवर्नर थे यानी फर्स्ट गवर्नर ऑफ द बैंक, रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, तो वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। पहले गवर्नर थे आरबीआई के। ठीक है। हम 1 अप्रैल को
ओडिशा दिवस, जिसको हम उत्कल दिवस भी बोलते हैं, वो मनाते हैं क्योंकि इस दिन उड़ीसा राज्य यानी जो उड़ीसा स्टेट है वो अलग हुआ था बिहार से, है ना, 1 अप्रैल 1936 को। तो इसी के उपलक्ष्य में हम फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं उड़ीसा दिवस का 1 अप्रैल को। इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, परेड निकाली जाती है और ध्वजारोहण जो समारोह है उसको आयोजित किया जाता है। उड़ीसा के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी भुवनेश्वर है, राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पर नवीन पटनायक हैं। यहाँ पर अगर दर्शनीय स्थलों के बारे में बात करें जो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसे लोग देखने जाते हैं, तो वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जगन्नाथपुरी भी आपको मिलेगा और नंदन कानन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसका निर्माण कब हुआ था, तो 13वीं शताब्दी में हुआ था और 1936 में ही उड़ीसा एक अलग राज्य बन गया था, ठीक है ना। और जगन्नाथ मंदिर जिसकी स्थापना हम देखते हैं, जहां पर हम मूव करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, उसको जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1950 के तहत बनाया गया था। और 2019 वो वाला समय था जब उड़ीसा भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया था जो खुले में शौच मुक्त राज्य का दर्जा जिसे दिया गया था। ब्रीफ डिटेल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जो कंटेंट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेन फोकस है यानी जो मेन बात है किसी भी न्यूज़ का, उसको इंग्लिश और हिंदी में रखा गया है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अंधापन रोकथाम दिवस यानी प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक कब मनाया जाएगा, तो 1 से 7 अप्रैल के बीच में मनाया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा अंधेपन की रोकथाम के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को किस तरीके से अवेयर किया जा सकता है इन सभी बातों को लेकर, और नेत्र रोगों से किस तरीके से बचा जा सकता है, उपचार कहाँ किया जा सकता है, कैसे अपने आंखों की देखभाल की जा सकती है, इन सभी बातों को लेकर 1 से 7 अप्रैल के बीच में प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक मनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू और राजकुमारी अमृता कौर के द्वारा अंधेपन की रोकथाम के लिए इसको स्टार्ट किया गया था 1960 में, ठीक है ना। और 1960 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत ही एक राष्ट्रीय सोसाइटी बनाई गई थी जो अंधेपन की रोकथाम करेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये बोला है कि अंधेपन की रोकथाम के लिए एक विजन चलाया जाएगा, 2020 में स्टार्ट किया गया है और इस विजन का क्या नाम है, राइट टू साइट। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है राइट टू साइट, एक विजन स्टार्ट किया गया है विजन 20 के नाम से, जिसका उद्देश्य है कि अंधेपन को किस तरीके से रोका जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पीटीसी इंडिया के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसने पदभार संभाल लिया है, कौन एक्ट कर रहे हैं, तो राजीव के मिश्रा को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में पीटीसी इंडिया या पहले पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। पीटीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष हो गए हैं कौन, राजीव कुमार मिश्रा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिचर्ड वर्मा के बारे में, जिनको उप विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त करने की पुष्टि की गई है अमेरिकी संसद के द्वारा। रिचर्ड वर्मा क्या है, एक भारतीय अमेरिकी वकील हैं, राजनयिक हैं और कार्यकारी हैं, जिनको संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट ने प्रबंधन और संसाधन के लिए उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि रिचर्ड वर्मा 2015 से 2017 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से भारत में भारतीय राजदूत के रूप में सेवा कर चुके हैं, है ना। और अब ये क्या बन गए, उप विदेश मंत्री बन गए हैं, कहाँ पर, कहाँ के, संयुक्त राज्य अमेरिका के। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के बारे में, है ना। नाटो का 31वां नंबर का सदस्य कौन बन गया है, फिनलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब इस तरह के संगठनों में कोई सदस्य जुड़ता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है। पहले 30 सदस्य थे, अब नाटो के यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के कितने सदस्य हो गए हैं, 30 सदस्य हो गए हैं। कौन 31 सदस्य हो गए हैं, ठीक है। तो फिनलैंड ने ज्वाइन करा है किसको, नाटो को। इसके बारे में, इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, हम सबको पता है कि रसिया यूक्रेन पर आक्रमण कर चुका है 2022 में। तो जो
फिनलैंड है वो रसिया से 1300 किलोमीटर का जो सीमा है वो साझा करता है, तो कहीं ना कहीं फिनलैंड को भी डर है। इस वजह से फिनलैंड शामिल हुआ है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि नाटो का निर्माण कब किया गया था। तो नाटो का निर्माण किया गया था उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच में 1949 में, जिसमें उत्तरी अमेरिका और यूरोप के जो देश हैं वो शामिल होंगे और इसका मुख्यालय हमें बेल्जियम के ब्रसेल्स में देखने को मिलेगा। स्पेशली जिस जिस समय पर इसका निर्माण हुआ था उसके पीछे का मोटिव था कि शीत युद्ध चल रहा था। हम सबको पता है कि 19 द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। लेकिन आते आते द्वितीय युद्ध विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके खत्म होने के बाद भी शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई थी देशों के बीच में। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए ही उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का गठन किया गया था उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच में, जिससे कि जो सोवियत विस्तार है, जो रसिया उस समय सोवियत जो विस्तार कर रहा था अपने राज्य को, उसको रोका जा सके, और इसी वजह से ही समझौता किया गया था। अगर नाटो के संस्थापक सदस्य देशों के बारे में बात करें तो नाटो के संस्थापक सदस्य कौन है, तो यूएसए, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम सहित 10 यूरोपीय देश थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी, और अब इसमें 31 देश हो गए हैं। नाटो के महासचिव कौन है, तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो सना मारिन है। राजधानी हेलसिंकी है और मुद्रा मुद्रा यूरो है। फिनलैंड क्या है, तो फिनलैंड यूरोप का एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर मैप भी दिया हुआ है। नाटो जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नाटो कहते हैं। ओके, देखिए अब हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल को क्या हुआ है, यूनिटी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करा गया है। कहाँ पर करा गया है, तो न्यू दिल्ली का जो सिरी फोर्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है वहां पर करा गया है, हुडोको और एनबीसीसी के जो संयुक्त पहल के द्वारा। साथ में आपको मैं ये बता दूं कि MOHUA यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर के जो सचिव हैं मनोज जोशी, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। इसमें जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर है वो, साथ में CPWD, NBCC और हुडुको की मेगा टीमें शामिल हुई थी, जिसमें हमारा MOHUA जीत गया है। किसको हराकर, NBCC को हराकर। इसके लिए मनोज जोशी को ट्रॉफी दी गई, विजेता ट्रॉफी दी गई है, और साथ में ही जो मनिंदर जी थे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर के, उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया है। जैसा कि हमने बात कर लिया है इसी के बारे में, जो मिनिस्ट्री ऑफ जो सेक्रेटरी हैं मनोज जोशी जी, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने ही इस जो यूनिटी कप है इसको जीत लिया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर भोपाल नई दिल्ली के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्ट करी गई है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और ये 11वें नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये समझने की जरूरत है। जो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से, जो भोपाल में पड़ता है, वहां से लेकर दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच में चलाई जाएगी। ये 11वें नंबर की वंदे भारत ट्रेन है। साथ में ये 3 जगहों पर रुकेगी, झांसी में, ग्वालियर में और आगरा में, ठीक है। 7 घंटे 30 मिनट में ये 701 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी वंदे भारत। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री के द्वारा स्टार्ट की गई ये योजना थी, जिसको 15 फरवरी 2019 में स्टार्ट किया गया था। पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस थी इसके बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है, क्योंकि जैसे जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस आती हैं नई नई, तो हम हमेशा पहली वंदे भारत एक्सप्रेस और इस योजना के बारे में पढ़ते जरूर हैं, ठीक है ना। तो जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी उसका निर्माण कहाँ से किया गया था, तो उसका निर्माण किया गया था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा, ठीक है। हम सबको पता है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उस इनिशिएटिव या उस प्रोग्राम के तहत ही 100 करोड़ रुपए की लागत से पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाई गई थी, जिसकी जो गति थी वो क्या थी, 160 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है ना। और साथ ही 2022-23 का जब केंद्रीय बजट पेश किया गया था तो उसमें बोला गया था कि 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें भारत के द्वारा चलाई जाएंगी, उनका विकास किया जाएगा और निर्माण किया जाएगा। जैसा कि हम सबको पता है कि जो भी कंटेंट है, जो भी मेन न्यूज़ है ना, उसको हमने इंग्लिश में यहाँ पर दिया है तो आप पढ़ सकते हैं। सेम वही बात है हिंदी में और यहाँ पर इंग्लिश में है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने भारत भर में बैंक की शाखाओं के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए यूको बैंक के साथ साझेदारी करी है। यानी बैंक के माध्यम से ही स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को वितरित किया जा सके, इसके लिए आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने यूको बैंक के साथ साझेदारी करी है। यूको बैंक की अगर शाखाओं के बारे में बात करें तो 3164 शाखाएं पूरे भारत में आपको देखने को मिलेंगे और इसके 40 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं। यूको बैंक के सीईओ कौन है? तो सोमा शंकर प्रसाद है। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ कौन है? तो मयंक बथवाल है। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में अगर हम बात करें तो स्पेशली स्वास्थ्य बीमा कंपनी है जो जो क्या करती है कि व्यक्तियों, परिवारों और कॉरपोरेट्स को स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की एक श्रृंखला प्रोवाइड कराती है। इस अगर टाई अप के बारे में बात करें तो 5500 से अधिक नेटवर्क अस्पतालों के साथ इसके टाई अप है। साथ में ही ग्राहकों को कैशलेस चिकित्सा जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करने का काम करती है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सीईओ ऑफ यूको बैंक सोमा शंकर प्रसाद और सीईओ ऑफ आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कौन है? तो मयंक बथवाल जी हैं। देखिए एक और समझौता हुआ है किसके किसके बीच में? तो एक्सिस बैंक और श्री राम हाउसिंग फाइनेंस के बीच में सह उधार को लेकर। और किस प्लेटफॉर्म पर ये उधार दिए जाएंगे? तो यूबी कोलैंड प्लेटफॉर्म के माध्यम से रणनीतिक साझेदारी करी गई है, जिसके माध्यम से जो विलेजेस हैं, जो अर्ध शहरी या अनडेवलप्ड जो शहर हैं, निम्न आय वर्ग के लोग हैं, है ना, उनके लिए सुरक्षित एमएसएमई ऋण और गृह ऋण प्रदान करने का काम किया जाएगा एक्सिस बैंक और श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस के द्वारा। श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जिसकी स्थापना 2011 में करी गई थी। स्पेशली ये राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ पंजीकृत है, यानी रजिस्टर्ड है, जो व्यक्तियों को, समूहों को या जो कारपोरेट संस्था है उनके आवास के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराती है ना। और इसका जो मेन फोकस है वो मध्यम आय वर्ग के लोग या स्वनियोजित जो व्यक्ति हैं उनकी जरूरतों को पूरा करना, उनके लिए, उनके हाउसेस के लिए जो ऋण है वो प्रोवाइड कराना है। 31 दिसंबर 2022 तक कंपनी की 19 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 2901 शाखाएं थी। 2022 की बात हम कर रहे हैं। इस पार्टनरशिप के माध्यम से क्या प्रोवाइड होगा? तो सिक्योर्ड जो एमएसएमईज लोन्स और होम लोन्स हैं, और साथ में मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप के जो लोग हैं उनको, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके लिए लोन प्रोवाइड कराया जाएगा इस साझेदारी के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं भारत का जो रक्षा निर्यात है वो 15,920 करोड़ रुपए के अपने सबसे ज्यादा हाई रेंज पर, है ना, पहुंच गया है। ऐसी बात कही गई है राजनाथ सिंह के द्वारा, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने ये बात 1 अप्रैल को कही। और उन्होंने बोला कि जो हमारा सेशन चला था, वित्त वर्ष चला था 2022-23, उसमें ये जो निर्यात है भारत का रक्षा सौदा है वो 15,920 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, और जो अब तक का सबसे हाई लेवल का ये निर्यात किया गया है। जैसा कि हम सबको पता है कि सरकार का विजन चल रहा है 2025। उस विजन के तहत एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में $5 बिलियन के निर्यात को रखा गया है। साथ में ही ये बोला गया कि इस विजन के तहत $25 बिलियन का कारोबार किया जाएगा 2025 तक। तो इस मोटिव को ध्यान में रखते हुए ही राजनाथ सिंह जी ने ये बात बताई है। On 1st April, Defense Minister Rajnath Singh said that India's defense export have reached an all-time high of 15,920 crores rupees in financial year 2020 and 2023.
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भोपाल में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन को पीएम मोदी ने संबोधित किया। जैसा कि हम सबको पता है, अभी हमने पढ़ा कि भोपाल गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने जो है एक वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तो इसी अवसर पर भोपाल में उन्होंने क्या करा है, कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में तीनों सेनाओं के जो संयुक्त कमांडर हैं उनके सम्मेलन में भाग लिया। और साथ में ही सम्मेलन का जो विषय था वो क्या था, तैयार, पुनरुत्थान और प्रासंगिक, इस विषय के साथ में इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया गया है। इस अवसर पर तीनों सेनाओं के कमांडर थे और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख भी सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और अजीत डोभाल जी हैं, ठीक है ना। और साथ में आपको मैं ये बता दूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं उनके नाम आपको रटे होने चाहिए, और जो हमारे सीडीएस है उनका भी नाम आपको रटा होना चाहिए। तो हमारा सीडीएस कौन है, तो जनरल अनिल चौहान जी हैं, ठीक है। सेना प्रमुख कौन है, तो जनरल मनोज पांडे हैं। एयर चीफ मार्शल कौन है, तो वी आर चौधरी जी हैं। नौसेना प्रमुख कौन है, तो एडमिरल आर हरि कुमार जी हैं। इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी, तो रेडी, रिजोरेंट और रिलेवेंट। देखिए, जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसने क्या किया है, उसने जो है एयरटेल का सहयोग लिया है और एयरटेल के सहयोग से वो व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू कर रही है ना। इसके बारे में जो हमारा संचार मंत्रालय है उसके द्वारा बताया गया है। यानी हम व्हाट्सएप के माध्यम से ही पैसे का ट्रांसफर कर सकते हैं या बैंक से रिलेटेड जो काम है वो कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की गई है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से एयरटेल के सहयोग से, जिससे कि जो उपभोक्ता हैं वो बैंकिंग सेवाओं को आसानी से उसका लाभ उठा सकते हैं। और स्पेशली हम इससे जो है निकटतम अपने डाकघर का पता भी लगा सकते हैं, और जो भी बैंकिंग से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड किया जा सकता है। अच्छा, जो आईपीपीबी यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है वो पब्लिक सेक्टर का बैंक है जिसको लॉन्च किया गया था 2018 में। स्पेशली किस लिए, तो प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज के लिए, और अनबैंक्ड जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, यानी इंडिया की वो पॉपुलेशन जो अनबैंक्ड है उनको बैंकिंग सेवाएं प्रोवाइड करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना करी गई थी 2018 में। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय है उसको यूरोपीय जीआई टैग मिला है। और साथ में आपको बता दूं कि ये अनोखी अनोखी किस्म की कांगड़ा चाय है, ठीक है ना, जिसलिए इसको संरक्षित भौगोलिक संकेत यानी पीजीआई का दर्जा भी दिया जा चुका है। और यूरोपीय आयोग ने अब इसे यूरोपीय जीआई टैग भी प्रदान कर दिया है। कांगड़ा चाय के बारे में बात करें तो सबसे पहले 19वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड था उसमें ब्रिटिश एक सिविल सर्जन थे जिनका नाम था डॉक्टर जेमसन, उनके द्वारा इस घाटी में चाय के बीज बोए गए थे। और उसके बाद से ही कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। 1882 में कांगड़ा चाय बागान ने कोलकाता प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक जीता था। और साथ में 20वीं सदी की जब शुरुआत हुई थी तो यहाँ पर ऑरेंज रस्ट नाम की एक बीमारी पाई गई थी, जिसके कारण से ये जो कांगड़ा चाय के जो बागान है ना वो बहुत बड़ी संख्या में नष्ट हो गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे फिर से इसका विकास हुआ है और अब ये प्रमुख रूप से शामिल हो गई है यूरोपीय जीआई टैग में। देखिए, जो यूरोपीय आयोग है उसकी स्थापना यूरोपीय संघ की एक कार्यकारी शाखा के रूप में करी गई थी, प्रशासनिक निकाय के रूप में करी गई थी। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो यूरोपीय संसद के द्वारा चुना जाता है और यूरोपीय परिषद के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हमें देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी ग्रीष्म काल में यानी गर्मी के टाइम में शिमला होती है और ठंड के टाइम में धर्मशाला होती है। मुख्यमंत्री यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और राज्यपाल यहाँ पर शिव प्रसाद शुक्ला जी हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यूक्रेन के लिए आईएमएफ ने 15.6 अरब डॉलर की सहायता पैकेज की मंजूरी दी है। आईएमएफ ने दी है, यूक्रेन को दी है। जैसा कि हम सबको पता है कि यूक्रेन का में आर्थिक संकट है, आर्थिक सुधार की जरूरत है, इसीलिए ये जो पैकेज है वो प्रदान किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। कितना, 15.6 बिलियन डॉलर का। और जैसा कि हम सबको पता है कि रसिया ने 2022 में यूक्रेन पर हमला कर दिया था, जिससे यूक्रेन की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी ज्यादा तबाह हो गई थी। तो इसीलिए
IMF के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। IMF ने ये भी बोला है कि 2025 तक अगर यूक्रेन की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो नहीं सुधरी और उसकी ज़रूरतें नहीं पूरी हुई, तो इस 115 अरब डॉलर से बढ़ाकर ये जो पैसा है वो कितना कर दिया जाएगा, तो 140 अरब डॉलर कर दिया जाएगा, ऐसा बोला गया है IMF के द्वारा। IMF, हाँ, यूक्रेन के बारे में अगर बात करें और मैप में आप इसकी स्थिति को देखेंगे, यूरोप का मैप उठाएंगे और भौगोलिक स्थिति देखेंगे, तो यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित है और रसिया के बाद यूरोपीय संघ का, यूरोप के देशों का या यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है ये। इसकी राजधानी क्यों मिलेगी, जो नीपर नदी पर बनी हुई है ना। साथ में आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रपति कौन है जो काफी ज्यादा सुर्खियों में है इस टाइम पर, वो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री डेनिस शिमहाल जी हैं। आधिकारिक भाषा यहाँ पर यूक्रेनी मिलेगी और मुद्रा मुद्रा क्या है, रिवनिया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1930 की जब महामंदी आई थी तब 1944 में करी गई थी, है ना। इसमें 190 सदस्य देश शामिल हैं। भारत 1945 में इसमें शामिल हुआ था। और साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि इसके जो सदस्य हैं उनको, वो क्या करते हैं, जो भी सदस्यता के लिए जो पैसे देते हैं उसी से ही इस यहाँ पर जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, वो इकट्ठे किए जाते हैं। इसके जो प्रबंधक है या इसके जो प्रबंध निदेशक हैं वो कौन है, तो बुल्गारिया से रिलेट करते हैं, क्रिस्टालिना जॉर्जिया। और मुख्यालय यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा IMF का, कहाँ पर, USA के वॉशिंगटन DC में। अच्छा, जो IMF है उसको क्या कहते हैं, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना, जिसके बारे में हमने अभी पूरी तरीके से अच्छे से समझा है और बात करा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। देखिए 1 अप्रैल 2023 को वाइस एडमिरल हैं जिनका नाम है अतुल आनंद, उनको महानिदेशक नौसेना संचालन के पद के रूप में पदभार संभाला है उन्होंने। साथ में मैं ये भी बता दूं कि भारतीय नौसेना की स्थापना 1830 में करी गई थी, जिसका मिशन होता है समुद्री हितों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करना, है ना। भारतीय नौसेना का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, तो शम नो वरुणा, जिसका अर्थ होता है वरुण महासागरों के स्वामी हमारे लिए शुभ हों। अब हम बात कर रहे हैं इसरो के बारे में, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। उसने उसका एक उपग्रह है EOS-06, इसके माध्यम से पृथ्वी की तस्वीरें ली गई हैं और इसरो ने ये जो तस्वीरें हैं उसको जारी करा है। ये जो तस्वीरें ली गई हैं ये ओशन कलर मॉनिटर OCM पेलोड के द्वारा इन पिक्चर्स को कैप्चर किया गया है। EOS-06 उपग्रह के बारे में बात करें तो स्पेशली ओशन सैट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है ये, जो स्पेशली 26 नवंबर 2022 को 8 नैनो उपग्रहों के साथ PSLV C54 के द्वारा लॉन्च किया गया था। देखिए इसमें इस जो मिशन चल रहा है, इस मिशन के माध्यम से एल्गोरिदम और डेटा उत्पादों को विकसित करना है। महासागरों के रंग और पवन वेक्टर डेटा को डेटा निरंतर सुनिश्चितता प्रदान करना है, यानी जिस तरीके का, जिस रंग का महासागर का रंग दिख रहा है या पवन जिस तरीके से दिख रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से कैप्चर करना है ना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके अध्यक्ष S सोमनाथ जी हैं। मुख्यालय कर्नाटक में बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। और ये जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है, वहां से अपने रॉकेट लॉन्च करता है। The images has been captured by the Ocean Color Monitor यानी OCM payload on board EOS-06 by NRSC। ओके है। देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, एक बुक है जिसका नाम है वॉर एंड वुमेन, ठीक है ना। ये लिखा गया है डॉक्टर MA हसन के द्वारा। तो अभी ये जो बुक है इसका विमोचन किया गया है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के जो 52 नंबर का सत्र है उसके दौरान। स्पेशली इसमें जो 1971 का जो युद्ध था बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, तो जो पाकिस्तानी जो सैनिक थे उनके द्वारा जो भी व्यवहार किया गया, जो भी अत्याचार किया गया, उसके बारे में लिखा गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में अगर हम बात करें तो ये विश्व स्तरीय मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था 2006 में। और
संयुक्त राष्ट्र महासभा की सहायक संस्था है ये, ठीक है ना। और स्पेशली इसमें 47 सदस्य हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इसके जो सदस्य हैं वो 3 साल के लिए चुने जाते हैं। देखिए, जो ये मानवाधिकार परिषद है वो अलग अलग देशों में अब इसके संगठन काम करते हैं, और उन संगठनों के माध्यम से ही पूरी दुनिया में ये मानवाधिकारों की रक्षा करता है। देखिए, मलयालम साहित्य की उपन्यासकार हैं और लघु कथाकार थी जिनका नाम है सारा थॉमस। इनका निधन हो गया है 89 साल की उम्र में। इन्होंने अपने जीवन में 17 उपन्यास और 100 से अधिक लघु कथाएं लिखी थी। इनका जो पहला उपन्यास था वो कौन सा था, तो जीविथम एना नाथी था। इनकी एक प्रमुख कृति थी जिसका नाम था मुरीपा दुक्कल। इस पे एक मूवी भी बनाई गई थी निर्देशक पीए बक्कर के द्वारा, जिसका नाम था मणि मुझक्कम, है ना। और इनको केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1979 में। इनका उपन्यास था नर्मदी पुड़वा उसके लिए, और 2010 में मलयालम साहित्य के योगदान के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था किसको, सारा थॉमस जी को, जिनका निधन हो गया है 89 साल की उम्र में। इस वीडियो में इतना ही, इस सेशन में इतना ही। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी कोशिश रही है, बहुत से लोगों की मांग आ रही थी कि कंटेंट को इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराया जाए। तो हमारी कोशिश रही है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंटेंट को प्रोवाइड कराया जाए, जिससे जिसको जब भी पढ़ना है, लिखना है, जिस भी लैंग्वेज का यूज़ करना है, वो लिख कर पढ़कर बातों को या जो भी हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ है उसको समझ सकता है। तो प्लीज़ मेरे हौसला अफजाई के लिए मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, है ना। लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि लोगों को जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वो मिल सके और लोगों को नॉलेज भी प्रोवाइड हो पाए। तो मैं फिर से कल मिलूंगी कल के करंट अफेयर के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।